हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द योर चैनल लाइफलॉजी। हमने लास्ट लेक्चर में एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड पढ़ा था, जिससे रिलेटेड जितने डाउट्स बनते थे उसको मैं सब क्लियर करते चली हूँ। इसी से रिलेटेड एक और डाउट आता है बच्चों का। वो क्या आता है? रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल को ही क्यों लिया था? ठीक है, उन्होंने कोई अदर फॉइल का यूज क्यों नहीं किया? तो यहाँ पर मैं बताती हूँ गोल्ड फॉइल लेने के पीछे क्या रीजन था। गोल्ड क्या होता है? गोल्ड एक मेटल है ना। गोल्ड एक मेटल है और जो गोल्ड होता है वो क्या होता है? मेरिएबल है, मेरिएबल मेटल होता है। मेरिएबल मेटल मतलब इसको हिंदी में हम आघात वर्धनीय बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है? हम जो सोने की मतलब जो गोल्ड है उसको क्या कर सकते हैं? पीट पीट करके पतले पतले सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या जो रदरफोर्ड है उनको क्या चाहिए था? बहुत ही पतली परत चाहिए थी, बहुत ही पतली सीड चाहिए थी, लगभग 1000 एटम मोटी परत है ना। उनको क्या चाहिए था? 1000 एटम मोटी परत चाहिए थी, जो किसके पास थी? सोने के पास ही थी, गोल्ड के पास थी। गोल्ड क्या है? मेरिएबल मेटल है। मेरिएबल मेटल का मतलब है जो सोना होता है उसको हम पीट पीट करके पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। क्लियर है? ये डाउट क्लियर हुआ? ओके। अब हम इस वीडियो में, है ना, पार्ट्स ऑफ एटम पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ एटम मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जो एटम है वो क्या है? अनडिविजिबल, अनडिविजिबल नहीं है, मतलब डिविजिबल है ना। परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु विभाज्य है। ठीक है, तो तुम बताओ जो एटम्स के पार्ट्स हैं वो क्या क्या बताए थे मैंने? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास कौन सा चार्ज होता है? देखो यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। ठीक है, और जो प्रोटॉन है उसके पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। क्लियर? यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा जो एटम्स का जो तीसरा पार्ट है वो क्या है? न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन में जो चार्ज होता है वो कुछ भी चार्ज नहीं होता, वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, कोई भी आवेश नहीं होता, जीरो होता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो क्या होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। ये क्या है? एटम का न्यूक्लियस है ना। एटम के न्यूक्लियस में क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होगा। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ना, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से जो भी कंक्लूजन निकला था, क्या निकला था? जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? न्यूक्लियस के चारों ओर क्या सर्कुलर पाथवे में क्या करते थे? वो मूवमेंट करते थे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो अब यहाँ पर देखो, रदरफोर्ड का जो बिग फ्लॉ था, मतलब उसका जो ड्रॉबैक थी उसकी एक्सपेरिमेंट की, वो क्या क्या थी? रदरफोर्ड सेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। रदरफोर्ड सेड इलेक्ट्रॉन्स स्पिन अराउंड लाइक प्लैनेट्स। मतलब रदरफोर्ड ने क्या बोला था? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रहों की भांति, जैसे हमारी जो प्लैनेट है वो क्या करते हैं, है ना, चक्कर लगाते रहते हैं ना। ये सन है, बीच में सन है ना। और जो बाकी जो प्लेनेट है वो क्या है? ये सूरज के मतलब सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। वैसे ही इन्होंने बोला था जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बोला था, प्रॉब्लम यहाँ तक बोला था। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुआ? अब क्या आ रहा है? फिजिक्स से मतलब भौतिक बोलता है, मतलब फिजिक्स क्या बोलता है? कोई भी अगर राउंड मतलब राउंड कर रहा है, चक्कर लगा रहा है किसी भी पार्टिकल के चारों ओर, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों ओर, तो क्या है उसमें चक्कर लगाते गया, है ना, चक्कर लगाते गया, वो लगाते गया, तो उसमें क्या आ गई? एनर्जी आ गई। एनर्जी एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी? एकदम लूज हो जाएगी, क्योंकि वो चक्कर लगा रहे हैं। तुम यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, तुम किसी के किसी ऑब्जेक्ट के सामने मतलब कि चारों ओर क्या कर रहे हो? चक्कर लगा रहे हो, चक्कर लगा रहे हो। एक टाइम के बाद तुम्हारी एनर्जी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी और तुम गिर पड़ोगे। तो ऐसे ही इन्होंने क्या बोला था, है ना, रदरफोर्ड ने क्या बोला था? जो न्यूक्लियस के चारों जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हैं, वो क्या करते हैं? उनके पास एनर्जी होती है और एक टाइम के बाद वो फिर न्यूक्लियस में आकर के गिर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? इनकी थ्योरी को जो क्या बोलता है, इनकी थ्योरी को किसने गलत साबित किया? अब उसको हम उनको हम पढ़ेंगे। किसने किया था? बोर ने किया था। बोर, बोर, बोर है ना। बोर इस सॉरी, बोर क्या थे? ब्रिलियंट आइडियल थे। उन्होंने क्या है? बोर ने शानदार आइडिया दिया है। ठीक है, इसके मतलब किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए।
इन्होंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सेलुलर पाथवे में चक्कर लगा रहे हैं और चक्कर लगाते लगाते वो एनर्जी लॉस कर दे रहा है और मतलब लास्ट में जाकर के न्यूक्लियस में गिर जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। तो ऐसा नहीं होता है, किसने बताया था, बोर ने बताया था, बोर। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं, इनको देखो, इनका पूरा नाम क्या है, नील्स बोर है ना, नील्स बोर। नील्स बोर said electrons have special orbits called discrete orbits। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या करते हैं, स्पेशल स्पेशल ऑर्बिट में ही होते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, इलेक्ट्रॉन की जो प्रेजेंस होती है वो कहाँ होती है, स्पेशल ऑर्बिट्स में होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोल रहे हैं। मतलब कि सर्टेन ऑर्बिट बोल रहे हैं, एक निश्चित कक्षा होती है, सेल होती है ना। मैंने वैलेंसी वाले चैप्टर में बताया है, जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास क्या मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या है, किसी स्पेशल शेल में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना, K, L, M, N, ये क्या थे, सेल के नाम थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, इन दिस ऑर्बिट्स दे डू नॉट लॉस एनर्जी, इसी वजह से वो अपनी ऊर्जा क्या है, एनर्जी नहीं खोना है, अपनी एनर्जी क्या करते हैं, लॉस नहीं करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं नील्स बोर ने रदरफोर्ड के जो भी एक्सपेरिमेंट है, जो भी कंक्लूजन दिया था उन्होंने, उसको क्या किया था कि, क्या बोलते हैं उसको, गलत साबित किया था। ठीक है, नील्स बोर ने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है, किसी स्पेशल ऑर्बिट में ही रहते हैं, उनकी जो प्रेजेंस है वो कहाँ होती है, स्पेशल ऑर्बिट्स में ही होती है। इसके अलावा वो क्या करते हैं, वो एनर्जी लॉस मतलब स्पेशल ऑर्बिट्स में होने की वजह से वो क्या है, एनर्जी लॉस नहीं करते हैं। ठीक है, अपनी एनर्जी लॉस नहीं करते हैं, और एनर्जी लॉस नहीं करेंगे तो क्या वो न्यूक्लियस में गिरेगा भी नहीं। ठीक है, इसी वजह से जो रदरफोर्ड की जो कमी थी, है ना, वो सामने आती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब डिस्क्रीट ऑर्बिट्स क्या है ना, ये क्या है, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स क्या होती है, यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन केवल विशिष्ट ठोस या स्तरों में होता है। मैंने बताया जो इलेक्ट्रॉन्स ओनली लिव इन स्पेसिफिक सेल्स और लेवल्स, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्पेसिफिक या फिर सर्टेन ऑर्बिट्स में ही होते हैं। ठीक है, अब क्या है उनको, नो फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस एनीमोर, अब उनको न्यूक्लियस में गिरने का कोई डर नहीं होता। ठीक है, यही मैंने क्लियर किया ऊपर, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब तुम डायग्राम, ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस डायग्राम, अब मैंने बताया था वैलेंसी वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन वाले चैप्टर में, है ना, जो सेल होते हैं उनका नाम क्या था, K, L, M, N था। मैंने ये भी बताया था जो के शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी होती है, एक सेकेंड, ये छोड़ो तुम अभी फिलहाल, इसको छोड़ो। ठीक है, इसको छोड़ दो, तुम यहीं तक देखो, K, L, M और N, ये क्या है, शेल के नाम होते हैं। जो सबसे पहला शेल होता है वो क्या है, के शेल है, सेकंड शेल जो होता है वो एल है, और उसके बाद जो थर्ड शेल है वो क्या है, एम है, उसके बाद जो फोर्थ सेल होता है वो क्या होता है, एन शेल है। ठीक है, अब इन्हीं सेल में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, ऐसे लगे हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे लगे हुए होते हैं, कितने भी लग सकते हैं। मैंने क्या बताया था, जो के शेल है उसमें कितने मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर देखो, जो के सेल है ना, के सेल में कितने मैक्सिमम 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 बोलो ना, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एल में कितने होते हैं, 8 होते थे, होते थे ना, 8 8 होते थे। और एम में कितने होते थे, 18 होते थे। ठीक है, एम में कितने होते थे, 18 होते थे। और जो एन होता था उसमें क्या कितना होता था, 32 होता था। ठीक है, अब मैं ये कैसे फाइंड कर पा रही हूँ, तो इसका एक फॉर्मूला है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे के लेक्चर में या फिर इसी लेक्चर में भी होगा, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें इतना ही याद रखो, जो के शेल है उसमें क्या है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो एल शेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और जो एम शेल है उसमें क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम कितने, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो एन शेल है उसमें 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है, ये डायग्राम क्लियर हुआ, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब यहाँ पर देखो, हाँ, नेमिंग ऑफ द शेल, नेमिंग कैसे हुआ, ठीक है,
शेल वन क्या बताया मैंने, शेल वन को के बोलते हैं, उसमें क्या जो एम इक्वल टू ए, जो मतलब कि जो पहली कक्षा है उसको क्या बोल रहे हैं, हम के बोल रहे हैं, के शेल नाम दे रहे हैं, और जो सेकंड शेल है उसको हम क्या दे रहे हैं, एल एल नाम दे रहे हैं, ठीक है, ये दूसरी कक्षा है, सेकंड शेल है। और जो तीसरी या फिर चौथी है वो क्या है, वो एम और एम है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। द हिडन पार्टनर न्यूट्रॉन, अब हम ये पढ़ चुके थे किसके बारे में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ चुके थे, अब पढ़ते हैं न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। यहाँ पर देखो, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने की थी, ठीक है, चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये 1932 में, कब, 19 1932 में, है ना, यहाँ पर देखो जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में न्यूट्रॉन की खोज। ये पूछता है एमसीक्यू में, तो आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। हमने पढ़ा था जो प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने की थी 1886 में। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन की खोज थी, खोज है उसको किन्होंने किया था, जे थॉमसन ने किया था। अब क्या पढ़ रहे हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी 1932 में की थी, क्लियर है। अब मैंने ऊपर ही बताया, जो न्यूट्रॉन है उसके पास क्या है, चार्ज नहीं होते हैं, कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इनका जो मास होता है वो क्या है, प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, सबसे मतलब भारी होता है, प्रोटॉन के बराबर भार होता है ना। इसका जो मास होगा वो क्या होगा, प्रोटॉन के इज इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कैलकुलेटिंग एटम मास, अब परमाणु भार, एटॉमिक मास मैंने बताया था, है ना। मैंने शायद वैलेंसी वाले चैप्टर में बताया है, जो एटॉमिक मास है ना, हाँ, 1 से लेकर के 20 तक जितने भी एलिमेंट्स उसकी हम मैंने तुमको एटॉमिक मास भी याद करवाए थे। अब यहाँ पर देखो एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। ये अगर तुम देख लोगे ना, तो किसी भी एलिमेंट का तुम एटॉमिक मास निकाल सकते हो। हालांकि तुमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पता होना चाहिए, किसका, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, ठीक है। तो अब क्या करना है, m इज इक्वल टू, m क्या होता है, m एटॉमिक मास है, m इज इक्वल टू प्रोटॉन, ये क्या है, p क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्लस प्लस न्यूट्रॉन, है ना। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल भी दूंगी तुमको। एटॉमिक मास क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एटॉमिक मास मिलेगा। यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ पर एग्जांपल देखो, ठीक है। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है ना, 17 होता है। अब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 17 ही होती है, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन होती है वो क्या होती है, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड ना। हाँ, अब यहाँ पहले एक्सेप्शन देख लो, यहाँ पर पहले तुम खुद एग्जाम्पल लेती हूँ। हाइड्रोजन हैज जीरो न्यूट्रॉन्स, हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि उसके पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन। हाँ, हाइड्रोजन के पास क्या है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, जीरो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, ये याद रखना, ये आता है, ये एमसीक्यू में पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, जैसे कि मैं क्लोरीन का ले रही हूँ, ठीक है। मैंने अब तक क्या बताया है, एक सेकंड बस, एक सेकंड बात, एक सेकंड। हाँ, हाँ, मैं क्या बता रही थी, जो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है कैसे निकालेंगे, तो क्लोरीन का हम एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, ठीक है, ए निकाल रहे हैं हम, सॉरी, ए एम निकाल रहे हैं, या फिर एम निकाल रहे हैं, डायरेक्ट एम से प्रदर्शित करते हैं, हम इसको शो करते हैं। हाँ, अब क्लोरीन के पास कितने प्रोटॉन है, 17 प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है, 17 प्रोटॉन है, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, क्लोरीन का एटॉमिक मास निकालने के लिए बता रही हूँ मैं एग्जाम्पल को, ठीक है, क्लोरीन का, है ना। और उसके पास न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 18 होते हैं, कितने होंगे, 18, 18 होते हैं। अब तुम इसको जोड़ दो,
18 होगा। कितना होगा? 18 होगा। अब इसको तुम जोड़ोगे तो कितना आएगा? लगभग 35 आएगा, है ना? 35 आएगा। तो ये निकल गया ना फ्लोरीन का एटॉमिक मास। अब तुम जाके सर्च करके देख लो, ठीक है, कि जो फ्लोरीन का एटॉमिक मास है वो कितना है? 35 होता है। असल में 30.5 होता है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं कि 35 होता है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेट करने में आसानी हो जाती है थोड़ी सी। यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें भी यहाँ जो क्लोरीन 35 है, यहाँ पर क्लोरीन 35 जो होता है, अब ये क्या बता रही हूँ यहाँ पर, इसकी मैं आइसोटोप्स बता रही हूँ, ठीक है, आइसोटोप्स बता रही हूँ यहाँ पर। क्लोरीन 35 होता है और क्लोरीन 37 होता है, यानी कि 37 होता है। अरे यार मैं नहीं चल रहा, 37 होता है, ठीक है। अब मैं क्लोरीन 35 का बता दी कि जिसमें प्रोटॉन 17 होता है और न्यूट्रॉन क्या होती है? 18 होती है। लेकिन जो क्लोरीन 37 है उसमें प्रोटॉन 17 होगा, बट जो न्यूट्रॉन है वो क्या होगा? 20 होगा, 20 होगा। क्लियर? क्या तक क्लियर हो गया? तो ये है एटॉमिक मास निकालने का हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो लास्ट टॉपिक हमारा पार्टिकल फेस ऑफ, मतलब जो कंपेयर कर रहे हैं हम, जो पार्टिकल है, जितने भी पार्टिकल्स पढ़े उनका, है ना। हमने लास्ट लेक्चर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या था? कंपैरिजन किया था, देखा, मतलब देखा था, कंपैरिजन देखा था, ठीक है। प्रोटॉन अब यहाँ पर देखते हैं, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब देखो तुम मतलब समराइज करो तुम, है ना, मैंने जितना भी पढ़ाया। प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होगा? न्यूट्रल होगा, कोई भी चार्ज नहीं होता। और जो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? वो निगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, टिनी पार्टिकल्स है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट, है ना, वेरी लाइट। सो हैव डोंट काउंट देम इन मास, मतलब हाँ, मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो मास है वो क्या है? नेग्लिजिबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही वेरी लाइट पार्टिकल है, बहुत ही हल्के पार्टिकल। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? उनका जो मास होता है वो क्या होता है? नेग्लिजिबल करता है, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, ठीक है, नगण्य मानते हैं इसको, नेग्लिजिबल को हिंदी में नगण्य बोलते हैं। क्लियर है? ये हो गया कंपेरिजन, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर एक कंपेरिजन और था, क्या था? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने की थी, 1886 में की थी। न्यूट्रॉन की खोज हमने देखा था, चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। क्लियर है? ओके। सो आपको इस लेक्चर में, है ना, जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वो क्लियर ही होंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिए। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। So, आज की वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। अगले आने वाले चैप्टर में हम इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड और भी टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।